नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ग्लोबल में। दुनिया भर की महत्वपूर्ण खबरों पर पहले डालते हैं एक नज़र, फिर कुछ बड़ी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। सबसे पहले बात पाकिस्तान की, जहां पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर पिछले कई दिनों से हंगामा मचा हुआ है। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई ने आज बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था, लेकिन विरोध प्रदर्शन से पहले ही इस्लामाबाद और रावलपिंडी में धारा 144 लागू कर दी गई। दोनों शहरों में प्रशासन ने पहले ही कह दिया कि धारा 144 के तहत किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन या सभा की अनुमति नहीं है। पाकिस्तान में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पिछले 47 दिनों से पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। उनके बेटों कासिम और सुलेमान को डर है कि अधिकारी उनकी हालत के बारे में कुछ गंभीर बात छिपा रहे हैं। बढ़ती चिंताओं के बीच पीटीआई ने इमरान खान से मिलने की मांग को लेकर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की घोषणा की थी, लेकिन इस घोषणा के तुरंत बाद ही रावलपिंडी प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दिया। पीटीआई से संबंधित सभी सांसदों ने मंगलवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय और अदियाला जेल के बाहर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी ने रविवार को इस विरोध प्रदर्शन की घोषणा की। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि केवल विधानसभा के सदस्य ही इस विरोध प्रदर्शन में भाग लेंगे और कोई भी कार्यकर्ता इसमें शामिल नहीं होगा। सोहेल अफरीदी के मुताबिक इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के बाहर विरोध प्रदर्शन का मकसद इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज मामलों की जल्द सुनवाई सुनिश्चित करना है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान रावलपिंडी की अदियाला जेल में ही पिछले 2 साल से बंद हैं। इमरान खान को 19 करोड़ पाउंड यानी करीब 2000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के एक मामले में अदालत ने सजा सुनाई है। उधर यूक्रेन में युद्ध खत्म करने को लेकर चल रही तमाम वार्ताओं के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने एक बार फिर दोहराया है कि उनकी प्राथमिकता अपने देश की संप्रभुता को बनाए रखना और मजबूत सुरक्षा गारंटी हासिल करना है। जेलेंस्की मीडिया से रूस के साथ होने वाली शांति वार्ताओं पर बात कर रहे थे। जेलेंस्की ने कहा कि भौगोलिक सीमा का मुद्दा सबसे कठिन है। दरअसल रूस पूर्वी डोनबास के उन इलाकों को छोड़ने की मांग कर रहा है जिन पर अभी भी यूक्रेन का नियंत्रण है, लेकिन यूक्रेन का कहना है कि वो अपने इन इलाकों को कभी नहीं छोड़ेगा। जेलेंस्की ने यह बयान पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात के बाद दिया, जहां उन्होंने ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड और इटली समेत कई यूरोपीय नेताओं के साथ एक बातचीत में हिस्सा लिया। इस बीच यूक्रेन और अमेरिका के प्रतिनिधियों ने फ्लोरिडा में 2 दिन की बैठकें पूरी कर ली हैं। इस बैठक में उस शांति योजना में संशोधन पर काम हो रहा है जिसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्तुत किया है। इस शांति योजना को कई लोग रूस के पक्ष में झुकी हुई मानते हैं। और अब बात यूरोपीय संघ की, जो लगातार अपने रक्षा खर्च को बढ़ाता जा रहा है। पिछले 5 साल में यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन का रक्षा खर्च बढ़कर लगभग 2 गुना हो चुका है। यूरोपीय रक्षा एजेंसी ईडीए का अनुमान है कि 2025 में यह खर्च बढ़कर 392 अरब यूरो तक पहुंच जाएगा, जबकि 2020 में यूरोपीय संघ के सदस्य देशों का कुल रक्षा खर्च 198 अरब यूरो था। यानी ताज़ा अनुमानों में करीब 98% की बढ़ोतरी देखी गई है। ईडीए के आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में यूरोपीय संघ के देशों ने रक्षा पर 343 अरब यूरो खर्च किए। इसमें जर्मनी सबसे आगे रहा, जिसने 90.6 अरब यूरो खर्च किए, और ये खर्च यूरोपीय संघ के कुल रक्षा खर्च का 26.4% है। दूसरे स्थान पर फ्रांस रहा, जिसने 59.6 अरब यूरो खर्च किए, जबकि 32.7 अरब यूरो के साथ इटली तीसरे स्थान पर है। इस सूची में चौथा नंबर पोलैंड का है, जो 31.9 अरब यूरो रक्षा पर खर्च कर रहा है। लेकिन समाजवादी सरकार वाला देश स्पेन भी इस मामले में पीछे नहीं है। वो इस सूची में 5वें स्थान पर है, लेकिन रक्षा खर्च में अन्य यूरोपीय देशों के मुकाबले उसका खर्च काफ़ी कम है, और इसे लेकर उसे पिछले दिनों अमेरिका की आलोचना का भी शिकार होना पड़ा था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप स्पेन को नेटो से निकालने तक की धमकी दे चुके हैं, क्योंकि उसने अपने सैन्य खर्च को जीडीपी के मुकाबले 5% तक बढ़ाने की प्रतिबद्धता से इनकार कर दिया था। ट्रंप रक्षा संबंधी मामलों में कई अन्य मौकों पर भी स्पेन को निशाने पर लेते रहे हैं। और अब बात अमेरिका की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में कई फैसलों के लिए विवाद में रहे हैं, लेकिन अब एक बार फिर वो विवाद में आ गए हैं, जिसकी वजह उनका वो सपना है जिसे वो अब पूरा करना चाहते हैं। ट्रंप व्हाइट हाउस के भीतर एक नया शाही अंदाज वाला विशाल बॉल रूम बनाना चाहते हैं। बॉल रूम यानी एक बड़ा हॉल जहां बड़े बड़े कार्यक्रम हो सकें और बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो सकें।
लेकिन जैसे ही ये योजना सामने आई, अमेरिका में जबरदस्त हंगामा मच गया। एक तरफ ट्रंप इसे राष्ट्र की गरिमा बढ़ाने वाला भव्य हॉल बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकारी संस्थाएं इसे परंपराओं को तोड़ने वाला, बेहद खर्चीला और असामान्य रूप से शक्तिशाली हस्तक्षेप मान रहे हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में बॉलरूम बनाने का सपना लंबे समय से देख रहे हैं। पहले उन्होंने 500 सीटों वाला हॉल बनाने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे इसका आकार बढ़ता गया और अब वो जिस बॉलरूम या यूं कहें कि शीश महल का सपना देख रहे हैं, वो 1350 सीटों वाला होगा। हालांकि ट्रंप पहले ही व्हाइट हाउस के कई हिस्सों में सोने की सजावट, नए पोर्ट्रेट, रोज गार्डन में बड़ी पैटियों, वेस्ट विंग पर सुनहरे अक्षरों जैसे बदलाव कर चुके हैं। ट्रंप के आलोचकों का कहना है कि यह व्हाइट हाउस को लोकतंत्र की इमारत से ज्यादा ट्रंप की निजी शैली में ढालने का प्रयास है। शुरुआती दौर में अनुमान था कि इस प्रोजेक्ट में $200 मिलियन खर्च होंगे, लेकिन प्रोजेक्ट का आकार जैसे जैसे बढ़ता गया, लागत भी बढ़कर $300 मिलियन तक पहुंच गई। ट्रंप का दावा है कि वो ये रकम डोनर्स यानी दानदाताओं से जुटा रहे हैं, जिसमें कई टेक और क्रिप्टो एजेंट्स कंपनियों समेत कई उद्योगपति सहयोग दे रहे हैं। आरोप है कि इस निर्माण में तमाम नियम और कानूनों को धता बताया जा रहा है। परंपराओं और ऐतिहासिकता से भी छेड़छाड़ की जा रही है। इतिहासकारों का तर्क है कि व्हाइट हाउस केवल राष्ट्रपति का घर नहीं, बल्कि अमेरिका की जनता का प्रतीक है। इतना बड़ा और भव्य निर्माण मूल वास्तुकला को प्रभावित कर सकता है, जिससे ये अब तक की परंपरा से हटकर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का स्मारक बन जाएगा। यही नहीं, बॉलरूम के डिजाइन में कई खामियां भी इस हंगामे की वजह है। और अब बात वेनेजुएला की। अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्तों में खाई लगातार बढ़ती जा रही है। अमेरिकी प्रशासन ने इस बात की पुष्टि की है कि वेनेजुएला की ड्रग बोट पर दूसरा सैन्य हमला करने के लिए अमेरिका के एक शीर्ष नौसैनिक कमांडर ने आदेश दिया था। आरोप थे कि यह नाव ड्रग्स ले जा रही थी। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि एडमिरल फ्रैंक ब्रैडली ने यह अतिरिक्त हमला अपने अधिकार और कानून के दायरे में रहकर किया। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि हमले के बावजूद लोगों को मारने के आदेश नहीं दिए गए थे, जैसा कि अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को देश छोड़ने का सीधा अल्टीमेटम दे दिया है और रूस या किसी अन्य देश में शरण लेने का विकल्प पेश किया है। ट्रंप की इस चेतावनी के बाद इस इलाके में पहले से जारी तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर सबसे कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि सभी एयरलाइंस, पायलट, ड्रग डीलर और ह्यूमन ट्रैफिकर्स कृपया वेनेजुएला के ऊपर और आसपास के एयर स्पेस को पूरी तरह से बंद करने पर विचार करें। उधर वेनेजुएला ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान की निंदा करते हुए इसे कॉलोनियल थ्रेट बताया है और इसे गैर कानूनी और गलत हमला कहा, जो उसकी संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करता है। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच रिश्तों में तल्खी पहले भी रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला की मौजूदा सरकार को ड्रग तस्करों का गिरोह बताते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से बढ़ा यह तनाव युद्ध की स्थिति में जाता दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं, वेनेजुएला भी अमेरिका को मिसाइल हमलों की धमकी दे चुका है। इससे पहले भी कई बार खबरें आ चुकी हैं कि अमेरिका वेनेजुएला में जमीनी कार्रवाई यानी ग्राउंड ऑपरेशन कर सकता है। कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात के खुलकर संकेत दिए थे कि वेनेजुएला में जल्द ही बड़ा कदम उठाया जा सकता है। जानकारों का कहना है कि ट्रंप वेनेजुएला में निकोलस मादुरो की सरकार को गिराने की तैयारी में है। अमेरिका ने हाल के दिनों में न सिर्फ वेनेजुएला बल्कि पड़ोसी देश कोलंबिया के खिलाफ भी बयानबाजी तेज कर दी है। इसे दोनों देशों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी राजनीतिक और सैन्य धमकी बताया जा रहा है। हालांकि किसी भी जमीनी कार्रवाई यानी ग्राउंड ऑपरेशन के लिए ट्रंप को कांग्रेस यानी अमेरिकी संसद की मंजूरी लेनी होगी। वहीं वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने भी अमेरिकी धमकी का उसी अंदाज में जवाब दिया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वेनेजुएला ने अमेरिकी खतरे से निपटने के लिए रूस से मिली 5000 इग्लास मिसाइलें तैनात कर रखी हैं। मादुरो ने कहा कि हमारे पास 5000 मिसाइलें हैं जो देश की शांति और आज़ादी की रक्षा करेंगी। ये मिसाइलें हवा में कम दूरी के हमलों को रोकने के लिए तैनात की गई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यह हथियार किसी भी साम्राज्यवादी खतरे का जवाब देने के लिए हैं और वेनेजुएला की सेना अपनी मातृभूमि की एक एक इंच जमीन की रक्षा के लिए तैयार है। दरअसल अमेरिका लंबे समय से निकोलस मादुरो के खिलाफ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के समुद्री तट के पास कुछ नौसैनिक जहाज भेजे थे। अमेरिका का कहना है कि ये जहाज ड्रग्स तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन के तहत भेजे गए हैं।
पिछले कुछ समय में अमेरिका वेनेजुएला की कुछ नावों को भी तबाह कर चुका है। अमेरिका का आरोप है कि ये नावें ड्रग्स ले जा रही थी, लेकिन वेनेजुएला ने इन आरोपों को सिरे से नकारा है। वेनेजुएला का कहना है कि अमेरिका का यह ऑपरेशन उसकी आज़ादी पर हमला है। डोनाल्ड ट्रंप अपने पिछले कार्यकाल में भी मादुरो के खिलाफ बयान देते थे और ड्रग्स तस्करी का आरोप लगाते थे। अभी 2 महीने पहले अमेरिका ने मादुरो पर $50 मिलियन यानी करीब 420 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। इसके अलावा उनसे जुड़े $700 मिलियन से ज्यादा की संपत्ति भी जब्त कर ली थी, जिसमें 2 प्राइवेट जेट भी शामिल हैं। ट्रंप प्रशासन का आरोप है कि मादुरो खुद ड्रग तस्कर हैं और ड्रग कार्टेल के साथ मिलकर अमेरिका में नशीली दवाइयां भेज रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि मादुरो के पास 7 टन कोकीन है, जिसे वे अमेरिका भेजने की तैयारी कर रहे हैं। मादुरो पर साल 2020 में मैनहट्टन की संघीय अदालत में नार्को टेररिज्म और कोकीन तस्करी की साजिश के आरोप तय किए गए थे। उस समय ट्रंप प्रशासन ने उनकी गिरफ्तारी पर $1.5 करोड़ का इनाम रखा था, जिसे बाद में बाइडेन प्रशासन ने बढ़ाकर $2.5 करोड़ कर दिया। यह बहुत बड़ी इनामी राशि है और इसे इस बात से समझा जा सकता है कि इतना इनाम अमेरिका ने 9/11 हमलों के बाद ओसामा बिन लादेन की गिरफ्तारी पर रखा था। हालांकि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती दी है कि वो उन्हें गिरफ्तार करके दिखाएं। निकोलस मादुरो साल 2013 से वेनेजुएला की सत्ता में बने हुए हैं। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और लैटिन अमेरिकी देश उन पर चुनाव में धोखाधड़ी का आरोप लगाते रहे हैं। अभी पिछले साल यानी 2024 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में भी इन देशों ने मादुरो पर धांधली का आरोप लगाया था। वेनेजुएला और अमेरिका के बीच कई दशकों से राजनीतिक मतभेद रहे हैं। दरअसल वेनेजुएला अमेरिका की पूंजीवादी नीतियों और उसकी विदेश नीति को लेकर आलोचना करता है। वहीं अमेरिका वेनेजुएला में मानवाधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाता है। वेनेजुएला में आज से करीब 100 साल पहले तेल भंडारों की खोज हुई थी, जिसने उसे एकाएक अमीर देश बना दिया। तेल की खोज होने के 20 साल बाद ही वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातक देशों में से एक बन गया। वेनेजुएला को लैटिन अमेरिका का सऊदी अरब कहा जाने लगा। 1950 के दशक में तो वेनेजुएला दुनिया का चौथा सबसे अमीर देश बन गया, लेकिन फिलहाल वेनेजुएला की हालत बहुत खराब हो गई है। देश की 75% आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। गरीबी और अभावों के चलते पिछले 7 साल में करीब 75 लाख लोग देश छोड़कर जा चुके हैं। इसकी वजह यह है कि वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था लगभग पूरी तरह से तेल पर निर्भर थी। 80 के दशक में तेल की कीमतें गिरने लगीं। कीमतों में गिरावट ने वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को भी जमीन पर ला दिया। देश पर कर्ज बढ़ता गया। सरकारी नीतियों की वजह से वेनेजुएला अपना कर्ज चुकाने में नाकाम होने लगा। हालांकि बाद में तेल के दाम बढ़े भी, लेकिन तब वो इसका फायदा नहीं उठा सका। फिलहाल अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से वेनेजुएला की हालत और खराब हो गई है। हालांकि अमेरिकी धमकी और हमले की आशंका के बीच कोलंबिया भी वेनेजुएला के समर्थन में आ गया है। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने चेतावनी दी है कि वेनेजुएला पर अमेरिकी हमला उनके देश पर हमला माना जाएगा। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है कि हालात चाहे जितने भी उथल पुथल वाले हों, हम वेनेजुएला की संप्रभुता की रक्षा करेंगे। आज के लिए इतना ही।